इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिर से एक कोहिनूर स्पेशल लाइव में, जिसमें आज फिर एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने ना केवल जिंदगी में बुरे वक्त को देखा, बुरे वक्त को फेस किया, फाइट किया और जीते, बल्कि उन्होंने मौत तक को मात दे दी। जहाँ डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, उन्होंने डॉक्टर्स की कही हुई इस बात को, साइंस को भी गलत ठहरा दिया। अपने जीने की इच्छा के कारण उन्होंने हर एक चीज को पीछे छोड़ दिया और आखिर में जीत, कहते हैं कि जीत जिगरा जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर जीने की इच्छा होती है, उस चाहत पर वो वर्क करता है दिन रात, उस काम के ऊपर अगर वो लगा रहता है तो जीत उसी की होती है। और उन्होंने ठान लिया था कि मैं मरूंगा नहीं। उन्होंने ठान लिया था कि मैं जिंदा रहूंगा और लोगों को भी मैं सहारा बनूंगा और लोगों को जिंदगी जीने की उम्मीद दूंगा। और आज मैं मिलवाने वाली हूं आपको एक ऐसे इंसान से जिनसे मिलने के बाद आप भी कहेंगे कि यार कैसे जिंदा है ये इंसान और कैसे इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा है। तो अभी हम पहले चेक कर लेते हैं कि जिनको हमने इनवाइट किया है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, हमारे साथ आ चुके हैं और मैं अभी चाहूंगी मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर शांतिलाल जी का। नमस्ते शांतिलाल जी। नमस्ते मैम। सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक कमेंट आया मिस्टर देव का, चंदा मैम प्लीज हेल्प मी। प्लीज आप मुझे बता सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में बता दीजिए कि आखिर क्या बात है, किस चीज में आपको हेल्प चाहिए, फिर अभी हम आगे बात करते हैं। क्षमा करिए। तो शांतिलाल जी, आपका स्वागत है आज की स्पेशल लाइव में। आज के कोहिनूर है आप हमारे। और वैसे मैं आपसे बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा भी है। लेकिन आज जितने भी हमारे ऑडियंस यहाँ हैं, जितने भी हमारे दोस्त यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको भी मैं बताना चाहती हूँ कि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा शक्ति बिल्कुल। बड़ी से बड़ी बीमारी को, बड़ी से बड़ी परेशानी को मात दे सकती है और उस सबको साबित कर दिया है शांतिलाल जी ने। तो शांतिलाल जी, आज का एक पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आपको ये प्रॉब्लम कितने साल के आप थे तब हुई? मैं कुछ 18-19 साल का था। ये प्रॉब्लम हुआ है मुझे कुछ 83, 85, 86 में हुआ है। तो पहले थोड़ा सा ही था, एक हैंड में ही था। थोड़ा सा मतलब कोहनी से लेकर कंधे तक राइट हैंड में था। तो उसी टाइम डॉक्टर को बुलाया था, तो डॉक्टर ने मेरे के साथ जो कजिन आए थे उनको बता दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है और यहाँ वहाँ पैसा मत बिगाड़ना और उनको बता देना। फिर उन्होंने मुझे तुरंत नहीं बता दिया। 1 महीने के बाद उन्होंने बताया। पहले ट्रीटमेंट लेने को जा रहा था मैं एक्सरसाइज के लिए, सिर्फ डॉक्टर बोलते थे नहीं। और 6 महीने तक मेरे ऊपर रिसर्च किया था वो लोग ने। हर मंडे को मैं जाता था। हाँ, हर मंडे को मैं जाता था। वहाँ पे अलग अलग डॉक्टर आते थे, मुझे चेक करते थे। लेडी डॉक्टर भी आते थे, पूरा कपड़े निकाल के नंगा करके चेक करते थे। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा उस टाइम पे। इतना रिसर्च किया मगर फिर भी उनको कुछ पता नहीं चला कि क्यों हो रहा है उस टाइम पे। आज समझो ना, 25-34 साल पहले। उस टाइम पे तो इतना साइंस आगे भी नहीं था, इतनी सब सुविधाएं भी नहीं थी उस वक्त। फिर भी मैंने हार नहीं माना था। एक्सरसाइज करने को जाता था, डॉक्टर बोलते थे वही सब कुछ करता था। फिर मेरे कजिन ने मुझे एक दिन बुलाया घर पे, खाना खिलाया और बोला कि एक बात करना है आपसे। तो मुझे तो पता ही था, थोड़ा बहुत तो अंदाज आ ही रहा था, क्योंकि डॉक्टर लोग आपस में जो बात कर रहे थे तो मैं समझ रहा था उनके। वो क्या बोल रहे मुझे समझ में, मतलब वो क्या बोल रहे वो मैं सुन नहीं पा रहा था उतना। मतलब धीरे से बोलते थे वो, मगर उनके लिप्स की वजह से कुछ समझ में आ रहा था मुझे कि वो क्या बात कर रहे हैं करके। तो मैंने उनको, कजिन को बोला कि आप जो भी है वो मुझे बता दो, मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं झेल लूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है। फिर भी क्या होता है, हम समाज में रहते हैं, हम हमारा फैमिली में रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, तो सबकी बात माननी पड़ती है। तो मैंने अपने लिए बहुत पैसा गवाया मेरे इलाज के लिए। यहाँ भागा वहाँ भागा, डॉक्टर ने मना किया था तो भी। अमेरिका के डॉक्टर आए थे बॉम्बे में, और हॉस्पिटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, जसलोक हॉस्पिटल। तो वहाँ पे भी मैंने बताया, तो उन्होंने भी यही कहा था कि नहीं, इसका कोई इलाज है नहीं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में। फिर भी मैं नहीं मान रहा था, यहाँ भागा वहाँ था। मगर एक मुझे अच्छा हुआ कि कहीं ना कहीं छोटी सी
हेल्प मिल जाती थी, मतलब कैसी, तो कुछ ना कुछ मैं करता था, वो लोग बताते थे वैसा, जैसे आयुर्वेदिक का किया, ये किया वो किया। तो जैसे अपन मोबाइल की यहाँ कोई बैटरी रिचार्ज करते तो कुछ दिन चलता है, वैसे चलते रहता था। तो मैं थोड़ा खुश रहता था तो चलो थोड़ा तो अच्छा हुआ, फिर वापस वहीं का वहीं आ जाता था। तो मैं कुछ ना कुछ करते रहता था। और अभी तो 8 साल से मैंने सब छोड़ दिया कि नहीं, मुझे कुछ करना है, अपने बल पे ही जीना है और अपने बल पे ही सब कुछ करना है, किसी का सहारा नहीं लेना है। तो अभी मेरी कोई मेडिसिन भी चालू नहीं है, कुछ नहीं है, प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कोई मुझे नहीं है। नींद भी अच्छी आ जाती है, जब सोने तक आ जाते हैं, नो, विदाउट टेंशन फ्री। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल आठ सही। 8 साल अभी उस टाइम पे फिर क्या हुआ था, कोने से फिर सेम पोजीशन, राइट पाँव में, फिर लेफ्ट पाँव में, अभी एक ही हाथ मेरा मजबूत है और उसी से ही पूरा काम करता हूँ टोटली। सिर्फ इसका थोड़ा सहारा ले सकता हूँ, बाकी ऊपर भी नहीं कर सकता हूँ। खाना भी खाता हूँ तो मुझे ऐसा खाना पड़ रहा है, या फिर इससे एविट करता हूँ। हम्म। और 8 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था मेरा, शॉप पे, 9 साल पहले शॉप पे जा रहा था भाई के साथ में, मेरा खुद का भाई के साथ में शॉप पे, हम दोनों भाई साथ में काम करते थे। तो अभी तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ 9 साल से। तो सुबह सुबह मैं 6 बजे शॉप पे जा रहा था और स्लिप हो गया, तो तब से कमर का प्रॉब्लम बढ़ गया, तो दोपहर तक शॉप में काम किया। फिर मेरे पाँव काम नहीं कर रहे थे, तो मैं सौ भाई को बोला अभी मेरे से खड़ा रहने को भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं घर पे जा रहा हूँ। मैं घर पे गया, उस दिन से आज तक शॉप में मैं नहीं गया, सब बड़े भाई संभालते। तो आपने जब एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था, मगर सभी मेरा रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं, उसके बाद भी मैंने डॉक्टर को बताया था 2-3 बार। तो वहाँ पे तो मुझे, मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरा घर है बॉम्बे में, और अभी मैं विरार में आया हूँ, ईस्ट में, महाराष्ट्र में आता है वो। मतलब मेरे घर से मला, मैं मुंबई मलाड, सब जिसको पता, किसी को पता होगा बॉम्बे वाले होंगे तो, मुंबई मुंबई में मलाड में मेरा एरिया है। तो वहाँ पे मैं रहता हूँ, और मेरी हेल्थ इश्यू की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ेगा, वहाँ पे मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी, तो डॉक्टर को तो मुझे बार बार बताना ही पड़ता था, क्योंकि मुझे पता ही था कि मेरे रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं। वो लोग बोलते हैं नहीं, इसका कोई इलाज है ही नहीं, हम कर। तो बाकी बस ऐसे ही, जैसे पेन किलर दिया, ये दिया वो दिया, तो थोड़े दिन रिलीफ होता था, फिर वापस वहाँ का वही होता था। और यहाँ आने के बाद, उसके पहले भी बहुत, मतलब प्रॉब्लम्स तो थे ही, और यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा है, तो फिर यहाँ ही रुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब सुन रहे हैं कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका तक के डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, पूरा रिसर्च किया, उसके बावजूद भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। शांतिलाल जी, इस बीमारी का नाम क्या है? इसका बीमारी का नाम है, उसमें 6 जात के अलग अलग टाइप्स की होती है, 6-7 जात की। उसमें मेरे को जो है उसका नाम है डूसन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डूसन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आप सर्च भी करेंगे गूगल के ऊपर तो भी आ जाएगा। डूसन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें क्या होता है, मुझे जो है वो, उसमें इंसान का जिस्म पहले मरता है, धीरे 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 करके बढ़ते जाता है। और ये एक्चुअली में छोटे बच्चे से होता है, 4-5 साल के, और मुझे लेट हुआ था। फिर भी हमारी उम्र कितनी होती है, 25, इस बीमारी में जो मुझे है उसमें 25 से 28 साल, ज्यादा से ज्यादा 30 साल। उससे ज्यादा इंसान जिंदा भी रहेगा तो बेड रेस्ट रहेगा, एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं, सिर्फ हड्डी दिखेगी, हड्डी का ढांचा ही दिखेगा, और उसको क्या बोलते हैं, पूरा हड्डी रहेगा, मांस नहीं रहेगा, वो रहता है ना हाँ, साइंस में उसका, बिल्कुल और इंग्लिश बिल्कुल, में क्या बोलते कंकाल हैं, बना पूरा। रहेगा शरीर का। हाँ, वो ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा उसमें, वो खुद से कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ उसको करवाना पड़ता है। और मैंने ऐसे केस देखे भी है, मेरी बात भी हुई है उनसे। और मैं जब ये एक बात, अहमदाबाद का एक किस्सा था, तो उसमें उनका हस्बैंड वाइफ, मतलब मम्मी पापा, लड़के का 2 बेटे थे, उसमें एक बेटा कुछ 28 साल का होके ऑफ हो गया, और नहीं सॉरी 25 साल का होके ऑफ हो गया। तो दूसरा बेटा उस टाइम पे 28 साल का था, तो उनसे पापा से मेरी बात हुई थी, तो वो बेड रेस्ट था और व्हील चेयर पे था, कुछ नहीं कर पाता था। तब से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, तो मैंने कुछ ना कुछ सहारा ढूंढते रहता हूँ। तो अभी मुझे जो बिल्कुल सहारा बिल्कुल। मिला है, अभी जो मुझे सहारा मिला है, वो जो गणपत भाई कर रहे थे, ऑक्सीजन, क्लाइमेट। तो अभी जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, 0 पॉल्यूशन है, तो उससे ही मुझे अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छी गाड़ी चल रही है, मेरे अच्छे से जी पा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे ही रुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पोल्यूशन वैसे ही आधा इंसान को मार देता है। लेकिन एक चीज मैंने देखी यहाँ पर, बीमारी से लड़ने की क्षमता दवाइयों से नहीं मिलती, अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट से नहीं मिलती। दवाइयों की बजाय आपके अंदर की जिंदा रहने की इच्छा, जैसे शांतिलाल जी ने कहा कि मैंने सोच लिया था कि मुझे जिंदा रहना है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ करता रहा। आपकी कहानी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच में इतनी हिम्मत हम सब में भी नहीं है जितनी आपने दिखाई। इतने सालों से आप फाइट कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं हर बार आपको देखती हूँ कि आपके चेहरे पर वो ही एनर्जी होती है, वो ही जीने की इच्छा, दूसरे लोगों की मदद करने की इच्छा।
वाकई में ना आपको मेरी तरफ से दिल से सैल्यूट। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। बस लोगों की अभी दुआ मिलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे एक पूछना चाहूंगी मैं कि जैसे स्टार्टिंग में आप काम करते थे, तो उसके बाद अभी काम छूट गया था 9 साल से आपका, बिल्कुल। तो उसके हम्म, बाद जैसे आपकी मम्मा थी, आपका घर हम्म। कैसे चलता था? मेरा जो मैं बोला ना कि मैं गिर गया था, एक्सीडेंट हुआ उसके बाद 1.5 महीने के बाद तो मैं, मेरा कैसा है नेचर कि काम के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं शॉप पे जाता था तो सुबह 7 बजे जाता था, रात को 10 बजे आता था, और मैं 5 बजे उठता था उस टाइम पे भी। मतलब तभी थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, अभी जो बैक साइड का प्रॉब्लम है वो इतना नहीं था, थोड़ा सा ही था। और गिर गया उसके बाद थोड़ा बढ़ने लगा। तो उसके पहले की बात बताऊं तो मैं 5 बजे उठता था। मम्मी को घर का, मेरे घर वो मैंने एक्सीडेंट के शादी बाद नहीं की है। बताया। उस एक्सीडेंट के पहले की बात बता रहा हूँ। मेरी मम्मी मेरे साथ में थी, भाई के साथ में नहीं रह पाती थी। मेरे भाई की फैमिली अलग रहती थी, मैं और मम्मी अलग रहते थे। मम्मी को मेरे साथ में अच्छा लगता था तो मेरे साथ में रहती थी। तो मैंने शादी नहीं की थी, तो मेरे घर में 2 सर्वेंट थे। एक झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भाई रखी थी, और दोनों टाइम गर्मा गर्म मम्मी को खाना खिलाने के लिए एक दूसरी भाई रखी थी, तो वो लोग संभालते थे। फिर भी सुबह का जो चाय नाश्ता वो सब करने करके मम्मी को देना पड़ता था। तो मैं 5 बजे उठता था और रात को 11 बजे सोता था, सुबह 7 बजे दुकान पे पहुंच जाता था, और रात को 10 बजे आता था। खाना भी मैं उधर ही खाता था, आधा घंटा रेस्ट भी उधर ही करता था, सब कुछ करता था। और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट होने के बाद 1.5 महीने तक घर में था। तो उसके बाद भाई तो बोलते, भाई का तो मुझे बहुत सपोर्ट है, उसका कोई मतलब ये नहीं था। हाँ, छोटा मोटा तो देखो बर्तन है तो थोड़ा बहुत तो बोलना होता रहता है, क्योंकि देखो पहले हम दो थे, और भाई को कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि भाई बाहर का संभालते थे। बाहर का जो काम रहता था वो भाई संभालते थे, और मैं पूरा शॉप को हैंडल करता था। 4 दिन का काम अकेला करता था, हाथ में प्रॉब्लम होते हुए भी। एक ही हाथ से पूरा 20 किलो 25 किलो में उठा पाता था। हम्म। 30-30 किलो तक मैंने उठाया, और पहले माले तक चढ़ाया एक ही हाथ से, सीढ़ी पे चढ़ के। और एक हाथ में प्रॉब्लम होते हुए भी मैंने बाइक भी चलाया, साइकिल भी चलाता था। और साइकिल में जो ये थम्स अप की बोतल वो टाइम के 300 250 300 ml की आती थी, अभी भी छोटी हो गई। हाँ उसको 24 जी। बोतल का मैं कम से कम 5-5 किलोमीटर तक लंबा डिलीवरी किया हुआ है। 5-5 6-6 किलोमीटर तक एक ही हाथ से। एक हाथ का खाली एक हाथ सपोर्ट से लेता चला। था। यस, एक हाथ से तो सिर्फ खाली दिखाने के लिए सपोर्ट रहता था, ऐसा जैसे अभी मैं ये पकड़ा हुआ है। तो आपको लगेगा कि दोनों हाथ से पकड़ा है, मगर दोनों हाथ से नहीं पकड़ा है। पूरा वजन राइट हाथ से, इसका भी वजन उसके ऊपर है। मैं अगर इसको छोड़ दिया ना, नीचे ही जाएगा वो। इससे हटा लिया तो सीधा नीचे। इसको मैंने हटा लिया तो उसका भी वजन उसके ऊपर ही आता था, इसका वजन और इसका वजन पूरा साइकिल पर चलाता था, और बाइक से आगे निकलता था। बहुत हिम्मत है आप में वो एनर्जी शांतिलाल थी। जी, भले वाकई बहुत हिम्मत है दिखने आप में में। पतला दिखने में पतला हूँ, मगर मेरे अंदर एनर्जी बहुत है। और मेरी मम्मी भी ऐसी थी, तो उसकी एनर्जी मुझे मिली हुई। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। पापा भी ऐसे थे, मेरे पापा भी पतले ही थे, मगर दोनों की एनर्जी एनर्जी से ही मतलब मुझे, जैसे बोलते हैं ना कि वारसागत, जेनेटिक, वो एनर्जी आज भी मुझे हेल्प कर रही है। और उस टाइम पे भाई सब खर्चा उठाते थे, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं निकम्मा बैठा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ ना कुछ करूँ। फिर मेरी बात भी होती थी तो मेरे को सब सजेस्ट भी करते थे कि आप रिक्शा करके जाओ, रिक्शा करके आओ। शॉप पे बाजू में था फिर भी, मगर मैं नहीं जा पाता था। क्यों? तो वहां पे मेरा खड़ा रहने का रह के काम था आखा दिन, और मैं खड़ा नहीं रह पाता था। तो मैं रोता भी था उस टाइम, अकेले अकेले। मम्मी को पता ना चले ऐसा घर पे कोई नहीं रहे, कि मुझे जिंदा रहना है। एक तो बात वो, दूसरी बात ये किसी के सामने हाथ नहीं चलाना। तीसरी बात कि फाइनेंस कंडीशन इतनी नहीं थी कि हम गुजारा चला पाए, तो मुझे काम करना ही था। तो मैंने क्या आइडिया किया, मेरे घर पे जो 2 सर्वेंट थे ना, उसमें से जो खाना बनाते थे उनको मैंने, कुछ वजह से वो नहीं आए थे एक दिन। तो मैंने सोचा कि मैं घर पे बैठा रहता हूँ आखा दिन, ऐसे ही निकम्मा, तो उतना तो मैं कर सकता हूँ ना, तो वो भी तो फर्क पड़ जाएगा ना भाई को। तो मैंने खाना बनाना तो आता ही था मुझे, वो नहीं आते थे तो मैं बनाता ही था। जिस दिन वो काम रहेगा, अभी फैमिली वाले हैं तो उनको भी आना जाना सब कुछ रहता है, सर्वेंट को भी। तो हम कभी क्या इतने, कभी उनको ये नहीं बोला था कि तुम्हारा खाड़ा काटेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, पूरा पगार देता था। फिर काम में करता था, फिर भी उनको पूरा पूरा पगार देता, मैं कभी नहीं काटा है पगार। 1 दिन आवे, 2 दिन आवे, 4 दिन आवे, कभी वो भी फैमिली वाले, कभी तबीयत अच्छी नहीं रहे। तो फिर मैंने सोचा कि
चलो उतना तो पैसा बचेगा, तो फिर मैं खाना बनाना शुरू किया। भाई को भी भाई भी एक टाइम खाते थे कि सुबह में हम लोग तीन जन का बनाते थे। मैं, मम्मी और भाई, बड़े भाई भी मेरे साथ में ही खाते थे, क्योंकि शॉप और मेरा जो घर नजदीक में है, तो उनको आराम भी मिल जाए दोपहर में, और रेस्ट भी हो जावे, और खाना भी खाए, और वो अच्छे से काम करे अकेले, क्योंकि मैं तो अभी नहीं जा पा रहा था दुकान पे, नहीं तो उनको बहुत फर्क पड़ता था। अभी अभी वो भी याद करते कि तू रहता था तो मुझे कितना अच्छा रहता था, तो मैं क्या करूँ। हेल्प मिल जाती थी उनको, अब अकेले पड़ गए। जितने जितने मतलब मुझे एनर्जी नहीं है ना कि मैं आखा दिन खड़ा रह के काम कर पाऊँ, और मेरा उधर खड़ा रह के ही काम करना है। बैठ 2 मिनट बैठने को नहीं देते कस्टमर, क्योंकि छोटी दुकान है, छोटी छोटी चिल्लर चिल्लर कस्टमर बोलते हैं ना, वो है। जैसे कि बोलते हैं ना, एग्जांपल के लिए आपको बता दो, दिन में कोई ऐसा कस्टमर नहीं आएगा कि एक साथ में 1000 रुपये का सामान लिया। अभी तो महंगाई बढ़ गई तो अलग बात है, नहीं तो कोई ऐसा कस्टमर नहीं आएगा दिन में एक ही बार में एक ही जन ने 1000 रुपये का सामान लिया। किसने 50 लिया, 10 लिया, 20 लिया, 50 लिया, 10 लाख का दिन वैसा ही चलते रहता। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं खुद ही खाना बना, तो मैंने खाना बनाना शुरू किया। और भगवान मेरी परीक्षा लेता है, मैं हर परीक्षा में एग्जाम में पास होता हूँ, और कई बार लिया है, एक बार नहीं। जैसे शॉप शॉप के पहले की भी आपको बात बताऊं, तो एक बार शॉप के पहले की बात बताऊं मैं, फिर मैं आगे बात बताता हूँ, कंटिन्यू बीच में याद आ गया इसके लिए। हमारा फैक्ट्री था, जी बताइए। फैक्ट्री था मेरे, मैं और भाई दोनों साथ में था। भाई रेंट पे था, पूरा सब कुछ सिस्टम पूरा रेंट पे था, तो हमारे पास तो इतना बैलेंस नहीं था, पैसे भी नहीं थे कि हम अपना कुछ कर पाए। तो एक दिन क्या हुआ, वर्कर लोग सब एक हो गए और बोलते हैं कि हम पगार बढ़ाओ, नहीं तो हम चालू मशीन छोड़ के, दोनों मशीन चालू छोड़ के बाहर निकल गए 12 जन। उस दिन मैंने ठान लिया कि दूसरे के भरोसे जिंदगी नहीं जीना है, खुद को कुछ करके दिखाना है। मैं छुप के सीखा, और एंड में 1 महीने, 2.5 महीने में, न, 1 महीने के अंदर मैं चुपके चुपके सीखा। एक ही दिन में मैंने 1000 रुपये का नुकसान किया था उस टाइम पे, 20 साल पहले, 20-22 साल पहले। एक ही दिन में 1000 रुपये का लॉस किया था। अकेला था, मशीन चलाया, वेस्टेज गया माल, फिर भी कुछ बात नहीं बोला। मैं बोला चलो गया तो गया। उसके बाद वापस कोशिश की, वापस सीखा मैं। और सब लोग जो मेन ऑपरेटर थे, जो मशीन चलाते थे, वो भी वर्कर चले गए, एक छोड़ते गया, दूसरा भी छोड़ते गया। मैंने जो वर्कर नहीं कमाते थे उससे ज्यादा मैं 1 महीने के अंदर कमा के दिखाया, और बाद में वो कंपनी मैंने छोड़ दिया कि दूसरे भरोसे अपना काम नहीं है, खुद पे बलबूते है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अभी जो शॉप चल रही है वो शॉप लिया, और ऐसे तो कई बार हुआ है मेरे साथ। और अभी बताऊं कि आपको, जब भी मैं सोचा कि मुझे खाना बनाने का, मैंने शुरू किया। मैं घर पे 1.5 महीने के बाद मेरी बीमार गिरी, उसको 1.5 महीना ही हुआ था, तो उसका काम भी मेरे ऊपर ही आया। तो मैं 5-10 महीने तक, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं नींद नहीं किया था, 10 महीने तक नींद नहीं किया था। फिर भी मेरे अंदर क्यों? एनर्जी की कमी नहीं थी। मम्मी बीमार गिरी तो हाथ पकड़ के उसको 5-6 महीने तक तो सब कुछ करवा सकता था। तो कभी भी रात को उठेगी, उम्र थी 85, तो रात को टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए उठाएगी, तो वो उसको बोलने से पहले वो बैठी, बेड पे बैठेगी, और मोरे को आवाज देगी, उसके पहले मैं मम्मी को बोलता था, बोलो मम्मी क्या काम है, बोलते मेरे को टॉयलेट बाथरूम जाना है, ये करना है, वो करना है। कभी भी रात को तो मुझे उठना ही पड़ता था। तो मेरी नींद ही ऐसी थी कि वो बुलाए उसके पहले रेडी। मेरा एक नेचर है, कोई भी काम करो तो अच्छे से करो, वरना मत करो, और दिल से करो। मेरा एक नेचर है आज भी, वाकई मेरा आज भी नेचर है कि कहीं ना अच्छे से कहीं करना है, आज जहाँ आप अच्छे से करो, दिल से अपनी करो। प्रॉब्लम से लड़ पा रहे हैं, उस चीज में एक ये भी है कि आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। आपने बिल्कुल। उनकी जो सेवा की, वो जो फल ऊपर वाला दे रहा है, उसकी भी एनर्जी, तो वो पावर आपके साथ है। बिल्कुल। तो 5 महीना तो मैं, अभी मुझे 1.5 महीना ही हुआ था, मेरी कजिन भाभी है, वो भी बोल रहे थे कि आपकी हिम्मत बोलेगा तो सलाम करना पड़ता है, कि 5 महीना ही नहीं हुआ था, 1.5 महीना ही हुआ था, आप खुद गिर गए थे, खुद जॉब छूट गया, चलने को नहीं हो रहा है, सब कुछ हो गया, फिर भी खाना बना रहे हो, मेरे घर पे आते थे, देखते थे, फिर भी खाना बना रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं घर पे, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, वो नहीं आते, आते तो ठीक है। और सो वो झाड़ू पोछे वाले बॉम्बे में तो बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं, मिल भी टिकते नहीं, तो आधा दिन तो अपने को ही करना पड़ता है, कभी टाइम पे आते ही नहीं है, सब कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है। जो फ्लैट वाले ज्यादा पैसे देते हैं उनकी अलग बात है, और हमारे जैसे कोई बहुत झेलना पड़ता है। तो भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा था, सब कुछ करता था। फिर 1.5 महीने के बाद मम्मी विराट, 5 महीने तक तो मैंने, चलो हाथ पकड़ के सब कुछ करवा सकता था। 5 महीने के बाद बेड रेस्ट हो गई, तो टोटली काम मुझे करना पड़ता था उसका। ये केयर टेकर करता है, या एक बेटी करती है उसको। आप यकीन नहीं करेंगे, 10 महीने के अंदर 2 दिन ऐसा हुआ था कि मैं उनको नहलाया नहीं था। एक बार वो बेहोश हो गई थी, और एक बार डॉक्टर को बुलाया था, एफ हो गई उसके अगले दिन। और अब
अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं पूरा ही बता दूं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं दिन में 5 बार डायपर चेंज करता था मम्मी का, बिना शर्म से। बेटी बन के सेवा किया है मैंने। और एक बात बताऊं कि उनके सो के उनके बेड बैक साइड में जख्म हो गए थे 10, मगर उनको दर्द नहीं होता था, पेन किलर नहीं देता था, बोलते नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है। दिन में 3-3 बार ड्रेसिंग करता था, आखा दिन मेरे मम्मी के पीछे जाता था, रात दिन। वो बोलती थी, वो मेरे लिए बहुत है कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे पता भी नहीं कि मुझे जख्म है करके। दस हाँ, दस उनका जख्म था। पूरा पूरी वो शरीर सुन्न हो गया होगा ना। नहीं, सुन नहीं हुआ था, सब कुछ पता चलता था। मगर मैंने उनके जो ड्रेसिंग कर रहा था, आज भी मैं, मेरे को इधर भी मैंने एक किया था। एक आंटी थी, अभी तो ऑफ हो गई, दुनिया में नहीं है। वो गिर गई थी दरवाजे पे, चोट लगी थी, तो उनको मैंने विदाउट मेडिसिन से 10 दिन के अंदर ठीक किया था। वो भी बोलती थी नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है, कैसे तुम ड्रेसिंग कर रहे हो। शांतिलाल जी, आपका दिल भी बहुत बड़ा है और इंसानियत तो आपके अंदर हम सब से ही ज्यादा है, कूट कूट के भरी है। थैंक यू सो किसी मच। और की तकलीफ आपसे देखी नहीं जाती। आपने एक बार पहले भी मुझे बताया था कि कोई एक लेडी थी जो खत्म हो गई थी, उस दिन आप बहुत उदास भी थे हाँ, और उनकी सारी जिम्मेदारियां बहुत आपने सारे। ही पूरी की थी। उसमें भी वो भी बता देता हूँ नीचे सुनने वाले उनको, कि हमारे इधर एक आंटी थी, उनके बेटे को कोरोना हो गया था, तो उनका बेटे का ही कॉन्टेक्ट नंबर था हमारे पास, और किसी का नहीं था। और मैं एक ओल्ड एज होम में रहता हूँ, मुझे हैंडल करना पड़ता है, मैं मैनेज करता हूँ, तो और मैनेज नहीं भी करता था तो भी ये सब काम मैं करता ही था सबका, पहले भी। मगर खुद मैनेज कर रहा हूँ तो जिम्मेदारी ज्यादा रहती है, तो करना ही पड़ता है, नहीं करना रहेगा तो भी करना ही पड़ता है। तो मैंने, उनके बेटे को कोरोना हुआ था, कांटेक्ट नहीं हो रहा था कुछ भी, 15 दिन तक तो मेरा कांटेक्ट था, तो उसको समझा बुझा के सब कुछ किया। मैंने उसको 2 महीने तक हैंडल किया था, उसको बेटा बन के। उसको पता लगने को नहीं दिया था कि मेरे बेटे को ज्यादा प्रॉब्लम है करके। समझाता, समझा बुझा के उसको, अपने पैसे में से भी उनको मैंने 10,000 का खर्चा किया 1 मंथ से, तो 2 महीने में 20,000 का मेरे पैसे मैंने उसको खर्चा किया। बोला दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी कुछ, टेंशन मत लेना, मैं हूँ तुम्हारा बेटा। फिर उनके बेटों को अच्छा हो गया, और मैं डेली प्रेयर करता था कि नहीं भगवान उसको तुम जिंदा रखो, नहीं तो इसकी क्या हालत होगी, हम कैसे क्या जवाब दूंगा मैं उसको, कि इसको क्या जवाब दूंगा कि तुम्हारा बेटा मर गया और मैंने कुछ बताया ही नहीं तुमको। आखिर में उसको अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसका बेटा जब अभी उसकी मम्मी ऑफ हो गई, तो वो भी मेरा पाँव पड़ के बोल रहा है कि शांति भाई आपने किया, मैं एक बेटा हो के मैं नहीं कर पाया, वो आपने किया है। मैं बोला पाँव मत छुओ, मेरा फर्ज था। तुम बेटे हो तो हमारे इधर रहते, तो मैं भी उनका बेटे जैसा ही था। मैं उनको ताई बोलता था, वो मतलब मराठी में ताई बोलते हैं ना, तो मैं उनको बहन बोलता था कि नहीं, बड़ी बहन की जैसे हम लोग हंसी मजाक करते थे, सब कुछ करते थे। आज भी मुझे ऐसा ही, उसकी आवाज भी मुझे मेरे कान में गूंज रही है, मगर वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ, उसको लेकिन भी उनके हम उनकी आत्मा कोशिश से निकली हुई दुआएं आपके साथ हैं। कोशिश करने के बाद भी हम उसको बचा नहीं पाए। शांतिलाल जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी। कि जैसे जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता है, आपके में जो आया वो तो शायद से बहुत ही कम लोगों के जिंदगी में आता है। जो आपने फेस किया वो फेस करने की हिम्मत भी बहुत कम लोगों में होती। लेकिन कभी ऐसा हुआ जिंदगी के उस पड़ाव में जब नॉर्मली हम यंग होते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान जिससे हम अपने दिल की बात कर सके, तो कभी आपको किसी से प्यार हुआ है या आपने शादी के लिए कभी सोचा? हाँ जी, एक सेकंड। देखो, हर एक इंसान को, ये तो कोई नेचर है, नेचुरल है, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं होता है, बताने भी कुछ वो नहीं होता है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, जो भी है वो। जी। तो और एक उसमें जैसे आप बोलते हैं कि प्यार हुआ, उसके बारे में जब आप पूछ रहे हैं, मैं तो किसी को नहीं पता है, आज मैं पहली बार बता रहा हूँ। मेरी फैमिली में भी किसी को पता नहीं, कुछ पता नहीं किसी ने जो किया है। तो मतलब ऐसा हुआ था, एक फंक्शन था, एक फंक्शन में गया था मैं। बॉम्बे आके मुझे, बॉम्बे आके मुझे 2 साल ही हुआ था, तभी मुझे प्रॉब्लम ज्यादा, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था उस टाइम पे। शुरुआत भी उसके बाद हुई, मेरे जो प्रॉब्लम हुआ ना वो उसके बाद हुआ। मैंने 10th पास करके, मैं 2 साल के बाद गांव गया था। बॉम्बे आने के बाद 10th पास करके मैं बॉम्बे आया, और 12th पे मैं बच्चा होता है वो हिसाब से मैं गाँव गया था। तो गाँव में एक फंक्शन था, तो वहाँ पे एक लड़की थी। तो हम लोग 8-10 लड़के लोग थे, तो वो लोग सब, गाँव में तो कैसा वो खेत पे नहाने के लिए सब कुछ जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वो लोग सब उधर गए थे। और एक लड़की थी, और बाकी के तो उनकी उसकी आधी उम्र के, मतलब मेरे से आधी उम्र के,
मतलब 10-12 साल के लड़के लड़के लोग थे 2-3, और वो एक लड़की थी, उसने भी 10th पास करके वो टाइम पे आई थी, और मेरी तो 12th हो गई थी वो टाइम पे अगर होता था। तो कजिन थे मेरे जिनके घर पे फंक्शन था, उधर का मैं सुबह ट्रेन से निकला, सब हो गया, फिर उसके बाद मैं उनके घर पे गया। तो मैं बोला, तो बोले वो तो सब नहाने को गए और बाकी के बच्चे लोग पीछे खेल रहे हैं, जा तू उधर बैठ, अभी वो लोग आएंगे। तो मैंने पूछा कहाँ गए, तो मैं उधर जाऊँ, बोले नहीं तू मत जाओ, कभी कहे अभी आए वापस आते होंगे, तू जाएगा तो बीच में वापस आना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं गया उधर। तो उस टाइम पे एक लड़की थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अपनी मम्मी को भी बात किया, सब कुछ किया, और मैंने उससे उसके बात करने का तरीका सिर्फ गया उधर, तो मैं बैठा, और मैंने वो भी बैठ रहे थे, मैं किसी एक दूसरे किसी को बुला नहीं रहे थे हम, मैं उसको ना बुला रहा था, उनको वो टाइम पे तो पूरा गांव का सिचुएशन अलग रहता है ना पूरा, और कोई देख लिया तो फिर वो बात लग गई दोनों की। तो फिर बच्चे लोग भी थे, तो मैं एक बच्चे को कुछ लड़के को पूछा कि कौन है, तो उसने बोला, आज भी वो गाँव शब्द मुझे मेरे कान में गूंज रहे, तो याद भी आती है उसकी। भले उसके बाद भी हम लोग बहुत बार मिले थे, ऐसा कुछ नहीं मिले थे, मगर ऊपर वाले की मर्जी के सामने अपना कुछ नहीं चलता है। तो वो टाइम पे फिर उसने बोला था कि, मैं वो लड़के को पूछा ये कौन है, तो बोलते वो उसने बोला कि उसको क्यों पूछ रहे हो, मुझे ही पूछो ना मैं कौन हूँ। वो मेरे वर्ड्स आज भी मेरे कान में गुजरे जो फर्स्ट टाइम मिले थे। उसके बाद तो हम लोग क्या बताऊँ मैं, कि हम लोग बहुत बार मिले थे, सब कुछ था, मगर बाद में फिर अचानक हम लोग में तो कुछ 2-3 महीना नहीं मिला था, तो उसके बाद पता चला कि उसकी शादी हो गई। तो मैंने फिर गॉड को प्रेयर किया कि भाई उसको खुश रख, तू करता है। मैं तो आज भी सीखता हूँ, प्यार किसको, लोग देखो प्यार का गलत मतलब निकालते हैं, एसिड फेंकते ये करते वो करते, मैं तो बोलता हूँ प्यार उसको बोलते हैं कि तुम उसकी केयर करो, ना मिला तो भी उसकी केयर करो, उसको प्यार बोलते हैं। दिल से, दिल में जगह देना है तो उसकी खुशी के लिए, आज भी अगर उसको चोट लगे तो मुझे दर्द होएगा, सुनूंगा तो। और हम एक दूसरे की फैमिली में किसी को कुछ पता नहीं, हमारे दोनों किसी का, उसको प्यार बोलते तो उनकी शादी के बाद आप कभी मिले उनसे? हैं। नहीं, मिलने का मन भी नहीं है, और मिलूंगा तो भी मैं किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, मिला ही नहीं है, मिलूंगा भी नहीं। देखो, जो चीज हमारी नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है, हाँ एक बात है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे भी करके कहाँ से भी करके मैं मेरे से हो सकते तो हेल्प करूंगा, मगर उसका किसी का घर संसार बिगाड़ना वो अच्छी बात नहीं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है, बहुत सही बात बोली आपने। अक्सर लोग प्यार का बहुत ही गलत मतलब निकाल लेते हैं कि बोलो मेरी नहीं तो किसी की नहीं, या फिर मेरी होनी चाहिए, नहीं मैं बर्बाद कर दूंगा। नहीं ये प्यार नहीं नहीं, होता ही नहीं है असल में। होता ही अगर हम बात होता ही। करें तो ये प्यार है ही नहीं। अगर आपके अंदर सच में प्यार है तो शांतिलाल जी ने बिल्कुल सही कहा, प्यार का मतलब है कि सामने वाला इंसान बस खुश रहना चाहिए। वो किसके बिल्कुल, साथ खुश रहता है और कहाँ खुश रहता है ये मायने नहीं रखता। बस वो मायने रखता ऊपर है कि वाले का, उसकी। ऊपर वाले का हाथ में, अपने हाथ में नहीं। बिल्कुल। तो शांतिलाल जी, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपकी जिंदगी में भी कोई साथी होना चाहिए, आपका भी कोई पार्टनर होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कह सकें? देखो उसकी वजह आप बताऊं आपको, बुरा मत लगना आप, ये पर्सनल लाइफ का बता रहा हूँ, और पर्सनल पर पूछ रहे तो मैं बताता हूँ, बाकी किसी को भी पता नहीं है मेरे भाई, ये सब चीजें किसी को पता नहीं है मेरी फैमिली, मेरे दोस्त तक को भी पता नहीं थी, अभी जो आपको बताइए। और अभी दूसरी बता रहा हूँ, वो भी सिर्फ एक मेरे दोस्त को ही पता है, वो भी लेडी है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि आपको ऐसा कमी नहीं, कभी कमी नहीं लगी कि किसका, देखो आपको और एक बात बता देता हूँ, मैं डिप्रेशन में जाने वाला था, और शायद आपके सामने भी ना होता था, और वो मेरे साथ ना होता, वो न हुआ होता था, तो मतलब मुझे सहारा नहीं मिलता था किसी का, तो मैं आज सामने भी नहीं होता, तो मैं पागल भी शायद हो गया होता। एक वक्त ऐसा आया था मेरी लाइफ में, मैं टूट चुका था, मैं लिखता भी उसमें, मतलब मैंने लिखा भी है कि टूटा था, इस कदर टूटा था कि क्या बताऊं मैं आपको। तो लेकिन उस टाइम, आप तो इतने क्यों, हिम्मत वाले हैं, फिर कैसे टूट गए? तो वो टाइम पे उसके बाद मुझे हिम्मत आई ना सब, ये जो मैं बता रहा हूँ ना टूटने हुए के, ये जो मेरी हिम्मत, वो सब प्रॉब्लम बड़ा, वो सब बाद में की बात है, उसके पहले मैं टूटा था, उसके पहले मैं टूटा था। तो इतना मतलब, एक्चुअली टूटने की वजह क्या थी पता हूँ आपको, मेरे पाँव में एक जख्म होता था, जहाँ पे अपन फाइल पहनते हैं ना लड़कियों, वहाँ पे मुझे जख्म होता था, और वो ठीक नहीं होता था, हर साल मुझे होता था, और मेरा 1.5, 2, 3 महीना खराब करता था,
और इतना पेन होता था कि 3-3 4-4 पेन किलर लूँ या कोई इलाज करूँ तो भी पेन बंद नहीं होता था, मैं चिल्लाता था, चैन नहीं होता था मेरे से। मेरी मम्मी भी बोलती थी कि तेरी किस्मत कैसी है, तो तेरे किस्मत में दर्द ही दर्द लिखा है, और इतने दर्द सहने के बाद भी ये एक्स्ट्रा गिफ्ट में तू कितना सहन कर पा रहा है। मैं बोला क्या करूँ, मुझे सहन करना ही पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो आपने देखा होगा डॉग के इधर गर्दन में होता है ना वो बड़ा, मेरे को 3/4 का जख्म होता था। शुरुआत धीरे से होती थी, छोटे से 3 से 4 बार का जख्म होता था पाँव में, और कुछ इलाज नहीं कर पाता था उसका। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसका इलाज कुछ नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी और 35,000 का खर्चा है, और कोई गारंटी नहीं है कि ठीक होगा नहीं हुआ। तो मैंने सब कुछ फाइनल करके आया था डॉक्टर के पास, सिर्फ डेट ही देने का बाकी था। तो मैं सोचा कि डॉक्टर ने बोला कि 35,000 का एक बार का खर्चा, दूसरी बार का ऑपरेशन करने के बाद पता चलेगा कि आगे होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोला अगर हुआ तो मेरा तो 70,000 गया पानी में, एक तो मेरे पास पैसा नहीं रहता है। तो मैं सब कुछ फाइनल करके आया। डॉक्टर को फिर एक ही बात बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा होगा तो मैं डेट लूंगा, नहीं तो सॉरी, आप आपकी जगह पे, मैं मेरी जगह पे, और ये लो आपका फीस अभी का। फिर क्या हुआ, एक मेरी सिस्टर है, वो डॉक्टर के अंडर में ओटीपी में काम करती है, उसको मैंने बात किया तो बोले नहीं मेरे को पता, वो आती जाती रहती थी, मैं उसके सामने रोया। बोलता तुम्हारे लिए, और रोज रोज हम लोग मिलते हैं सुबह शाम, हेलो शांति कैसे हो, कैसा है तू, अच्छा है ना, ऐसा करके चली जाती थी। खुद जाने के टाइम पे, आने के टाइम, ड्यूटी से जाने के टाइम भी मुझे मिलती थी, आने के टाइम भी मिलती थी, क्योंकि उसका घर से और पहले मेरा शौक आता था, तो मिलती थी। तो उस दिन उसको बुलाया तो हाँ दूर से बस जैसे ही, अरे हाँ बोलने क्या काम, रोड पे खड़ी रह के बोल रही थी, बोलने क्या काम है तेरे को। तो मैं बोला हाँ इधर आओ ना, तो नहीं आई, बोले क्या है, बोला, मैं रोया, तुरंत आई। बोलते हाँ मुझे पता है तू बत, मैं बोला जरा पाँव में प्रॉब्लम हुआ उसके लिए मुझे पूछा, बोले हाँ मुझे पता है, रहने दे, सब कुछ मैं पता है मुझे। फिर बोला नहीं तू देख, फिर भी बोला तू बोल रही है पता है, बोला फिर भी देख। बोला चल तेरे को तेरी तसल्ली हो रही है, दिखा। मैं दिखाया, बोलते ड्राफ्टिंग करवाया क्या, मैं बोला नहीं। बोलता है, मैं फिर उनको बताया कि मैं ऐसा ऐसा ऑपरेशन फिक्स करके आया, वैसा ऐसा। बोलते गलती से भी मत कराना, मैं दवाई दे रही हूँ, उससे ठीक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना, जो भी चाहिए वो मेरे को बोल देना। मैं बोला ठीक है। उसने कुछ दवाई दी थी, उसका मुझे पता है, तो मेरे से पैसा नहीं लेने वाली है। तो 1500-2000 की दवाई भेजी थी। मैं फिर जो बाहर से मिलती थी वो बाहर से लेता था, नहीं मिलती थी वो उसके पास से मंगाता था, क्योंकि वो पैसा नहीं लेता। उसके बाद फिर को फिर 1 साल में थोड़ा सा ही हुआ था, उसके बाद आज तक नहीं हुआ है। उस टाइम पे मैं इतना टूट चुका था कि मैं आपघात करने का सोच लिया था। तो उस वक्त क्या हुआ था, एक मेरे फ्रेंड्स है जो अभी भी मुझे संभाल रहे हैं, फोन पे मेरी बात होती थी, मैसेज से बात होती थी, जो कम से कम 150 मैसेज भेजा था उन्होंने मेरे को डेली, 1 2 3 4 करके। उस वक्त 150 मैसेज। वो सादा फोन था तभी तो, बटन वाला, या आईफोन, ये अपना एंड्रॉइड वो तो अपना नहीं था। फिर मैं एक बार क्या हुआ था, तो मैंने उनको फोन किया, बात तो हमारी होती थी, तो मैंने एक बार फोन किया, मतलब आपको आपकी कुछ हेल्प चाहिए तो बोलते तुम उधर रहते हो, हम इधर रहते हो, हम आपका काम क्या कर सकते हो, एनी टाइम हम आ भी नहीं सकते। तो मैं बोला पहली बात, मेरी बात तो सुनो, बोला मुझे भी पता है आप एनी टाइम नहीं आ पाओगे, मेरा कुछ काम नहीं कर पाओगे, आप खुद फैमिली वाले हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपके पूरा फैमिली देखना है, सास ससुर सबको देखना है, तो आप मेरा काम क्या करोगे, मुझे भी मालूम है सब कुछ। मैं बोला आप मुझे एडवाइस तो दे सकते हो कि नहीं, एक ही वर्ड्स मैंने बोला था कि आप मुझे एडवाइस तो दे सकते हो कि नहीं, जब मुझे जरूरत पड़े, एनी टाइम, बोले कभी भी फोन करना, सब कुछ मिलेगा, रात को 2 बजे फोन करेगा तो मैं तुमको जवाब दूंगी तुम्हारे लिए। बस उसी चीज ने मेरे बचा लिया कि आप बोलते हैं ना कि शादी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अपने बात शेयर करने के लिए चाहिए, हाँ, बस आज मैं उनसे बिंदास खुला मन से बात कर देता हूँ। मैं यहाँ आया, उसके हम पहले मैं यहाँ देखने को आया था, तो देखने के बाद मैंने उनकी बात की, सब कुछ किया, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, अगर उधर रहने को जा रहे हैं तो आज के बाद की पूरी डिटेल मुझे चाहिए। तो मैं कम से कम 1 महीने तक डेली का उनको डिटेल देता था, डेली फोन पे, डेली डिटेल देता था, ये हुआ वो हुआ, ऐसा किया वैसा किया। बस उसी टाइम से उन्होंने मुझे बचा लिया था। और टोटली मैं, और जब भी मैं इधर आने से देखने को आया था, उसके बाद मैंने फोन किया था 2 दिन के बाद, तो मैं जी भर के रोया फोन पे। फिर मेरे को रोने दिया, सब कुछ किया, बोले रो लिया, शांति हो गई। मैं बोला हाँ मुझे अब मन मेरा हल्का हो गया। अब बोले बताओ, बोले तुम कुछ मत सोचो। मुझे रोना क्यों आया कि सब कुछ छोड़ के मुझे आश्रम में जाना पड़ रहा है मेरी हेल्थ इश्यू की वजह से। अपना घर छोड़ के बाहर जाए कोई इंसान जा रहा होता, उसे कितना दुख होता होगा। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, और डेली का मुझे डिटेल देना,
मुझे कुछ भी काम होगा मुझे बता देना। आज भी मैं उनसे बात करता हूँ तो बिंदास बात करता हूँ, बेफिक्र होकर। और हमारी बात नेगेटिव कोई नहीं होती है, पॉजिटिव ही होती है। सेक्स किया वो कुछ बात नहीं होती, एक दोस्त की तरफ से अच्छे से बात होती, वो लेडीज होते हुए भी। और आप यकीन नहीं करेंगे, हर साल मुझे यहाँ मिलने को आते हैं। और अभी भी ये जो कपड़ा पहना है ना, उसके पहले मैं दूसरा कपड़ा का वो भी उन्होंने भेजा है। और इसी महीने की बात करूँ तो मैंने उनको मैसेज भेजता हूँ कभी भी कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो उन्होंने कभी नहीं बोला है कि तुमको क्या करना है। और पहचान कैसे हुई वो भी आपको बता देता हूँ। मेरी स्टोरी सच्ची में इसके लिए आपको बोलता हूँ, मुझे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक वर्ड्स जिंदगी में समझने वाली बात है। पहचान कैसे हुई वो बता देता हूँ आपको। एक मैगजीन में वो आर्टिकल लिखते थे, तो उसी मैगजीन में मैं लेटर लिखता था। तो उनका उसमें हमारा समाज का था ना, तो उसमें वो लोग नंबर देते थे, तो मैंने वो उनको फोन किया 8 बजे। वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, मैं वो टाइम पे मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा था, मतलब प्रॉब्लम भी था, सब कुछ मतलब प्रॉब्लम झेलते हुए थे। मैंने उनको सुबह में फोन कर दिया, तो वो बोले कि अभी तो मैं बिजी हूँ। उनका लेटर, उनके जो आर्टिकल लिखा था वो बहुत मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उनको फोन किया 8 बजे सुबह में, क्योंकि मैं तो 5 बजे उठता था, 7 बजे तो शॉप पे आ जाता, तो मेरी तो सुबह जल्दी होती थी। तो मैंने एक अच्छे से लेटर लिखा, बोला सुबह जल्दी होती, बहुत बहुत अच्छे से लेटर लिखा था। तो उनको अच्छा लगा। और, और जो एडिटर था, तंत्री था मैगजीन का, उसको अच्छा लगा था मेरा लेटर छाप किया। उसमें मैंने एक लाइन ये लिखी थी कि अगर उनके पास, मैंने जब कॉल किया तो बोले 8 बजे, तो मैं तो अभी तो बिजी हूँ काम में। और वो एक्चुअली में वो आटा लगा रही थी उसके पास, तो उसके हस्बैंड को टिफिन देने के लिए। तो बोले अभी तो मैं बात नहीं कर सकती, अभी मैं बिजी हूँ। मैं बोला 1 बजे, बोले 1 बजे तो हम बाहर जाने वाले। तो मैंने फोन को, मुझे गुस्सा आया, मैंने फोन काट के रख दिया। फिर मैंने लेटर लिखा, लेटर मैगजीन वाले ने छप दिया, और मेरे को फोन किया कि कौन है। मैं बोला ऐसा ऐसा बात हो रही है, और छापने का मत छाप, बोला मत छापो, मत मैगजीन में मत डालो। तो बोले नहीं, आपने लिखी है सच बात है, डालना चाहिए, डालो। उन्होंने डाला, तुरंत मुझे दूसरे दिन उनको मैगजीन मिला कि तुरंत मुझे दूसरे दिन फोन आया। और पहले उसको एडिटर को बोला कि शांति भाई का मुझे अभी का भी नंबर दो, मुझे फोन से बात करनी है। फोन आया, मैंने 40 मिनट बात की, तब से मेरी दोस्ती हुई। आज तक हम लोग के 15-18 साल हो गए, आज तक हमारी दोस्ती ऐसी कैसी है। भले 3 महीने में एक बार बात हो, 2 महीने में एक बार बात हो। मैसेज भी अभी तो नहीं हो रहा है, नहीं तो डेली मुझे हफ्ते में कॉल आता ही था। तो अभी तो वो भी बिजी है, मैं भी बिजी रहता हूँ, तो कॉल भी नहीं करते। मगर एनी टाइम कुछ भी काम रहेगा, कुछ भी करो, कॉल करो, रिस्पॉन्स आएगा ही। मैं भूल जाऊंगा तो खुद कॉल करेंगे, एक मैसेज भी भेज दूंगा कि प्लीज कॉल मी, तुरंत कॉल आएगा कि क्या हुआ है, बताओ। और 2018 में हस्बैंड वाइफ खुद, मैं यात्रा करने को गया था झारखंड, बिहार, पटना, वहाँ पे 10 दिन का टूर था। वो मुझे, अभी मैं विरार में हूँ, और वो बहुत लंबा होता है, 1.5 घंटे का, 2-2.5 घंटे का रास्ता होता है। बार बाय कार गया था। उनको मैंने बताया था भी कि मैं इतना पैसा ले रहा हूँ। वो हस्बैंड वाइफ उधर आए, मेरे को सबके सामने 5,000 रुपया दिया, और ये वापर ना बोलना। उनको सब कुछ पता है कि मैंने इतना सारा पैसा लिया हुआ है, फिर भी उन्होंने 5,000 दिया और बोला ये वापरना, और फोन पे मेरे को कांटेक्ट करते रहना, कुछ भी काम रहेगा मुझे बता देना। फिर आके मैंने हिसाब दिया तो बोलते तुम क्या पागल हो गया, हिसाब को दे रहे हो मुझे, वापरने का और भी चाहिए तो बोलो। कौन इंसान मिलेगा ऐसा आज के जमाने के अंदर। बिल्कुल ही, आज के टाइम पे तो अपने साथ छोड़ देते हैं। तो, और उन्होंने मुझे और एक ऑफर की थी, जगह नहीं मिली, अगर जगह मिलती, वो मिल जाती तो मुझे वहां वहां तक मैंने ऑफर की थी कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेयर पे बैठना है, आपका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी, सिर्फ आप देखते, खाली बैठ के देखना ही बस। बस ये मेरी ईमानदारी, और कुछ नहीं। और मेरी ईमानदारी, काम करने आपकी काम करने की ईमानदारी और आप, काम करने की हिम्मत, और माँ की दुआ, और लोगों की बिल्कुल दुआ। सही बात है। बस। ये ऐसा कोई भी किसी के साथ नहीं करता, लेकिन वो आपके अंदर उन्होंने ऐसा कुछ देखा है जो औरों में आजकल नहीं है। ईमानदारी बिल्कुल। तो आजकल जैसे मर सी गई है, बहुत ही चुनिंदा लोगों में ये मिलती है। और बेईमानी, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे का फायदा उठाना, ये तो आजकल आम बात हो गई है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि आपके अंदर ऐसा कोई भी बुरा वो नहीं है जिनकी वजह से उनकी जिंदगी पर कोई बुरा असर हो सके, इसीलिए इतनी लंबी बिल्कुल। आपकी यारी चली। और हम सब और लोग, बिल्कुल, और आप यकीन भी नहीं करेंगे, मैं उनका घर भी नहीं देखा है आज तक। बोलो। वो रहती कहाँ है? बॉम्बे में ही है। बताओ। मेरे को बुला रहे हैं, मगर मैं नहीं जाता हूँ, वो खुद इधर आते हैं। सो नाइस, बहुत अच्छे हैं। ये आपकी हिम्मत की ही वजह से ये सब कुछ है। अगर आप हिम्मत हार जाते
या आप सोचते कि चलो ठीक है, कहीं से थोड़ा फायदा हो रहा है तो मुझे आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा और अभी से मैं फायदा उठा लेता हूँ, तो नहीं, मैं उसकी वजह सोचता ही से नहीं। आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को खो देते। लेकिन आपके अंदर जो अच्छाई है ना, वो वाकई में आजकल बहुत कम लोगों में मिलती है। तो शांतिलाल जी, अभी एक आखिरी सवाल मैं और पूछना चाहूंगी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल, एक ऐसा लम्हा जिसको आप कभी नहीं भूल पाए, या कहें कि मेरी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत लम्हा था, और सबसे बुरा वक्त, जब कहें कि वो मेरी लाइफ का एंड पॉइंट था। बुरा वक्त तो मेरे पास तो बहुत आया हुआ है, मतलब उसमें क्या बताऊं। बुरा वक्त तो देखो, अ, अ, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, प्लेटलेट कम हो गए थे मेरे। तो उसको भी टाइम हो गया, अभी मुझे याद तो नहीं कितना साल हो गया, उसको भी कम से कम 18 साल तो हो गया होगा, 15-18 साल तो ऊपर हो गया होगा। तो मुझे बुखार आया था, फिर भी मैं काम कर रहा था। डॉक्टर को, फैमिली डॉक्टर को बुलाया तो बोला नहीं कुछ नहीं, दवाई दिया ठीक हो गया। इतनी कंडीशन खराब हो गई, फिर भी मैं काम कर रहा था शॉप पे, और काम करते करते मैंने अपने बहन के लड़के को फ़ोन किया। भाई तो बाहर गए थे तो कुछ काम के लिए, मैंने बहन के लड़के को फ़ोन किया कि भाई अभी तुम लोग मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करो, मेरी हालत खराब हो गई। फ़ोन किया, सब लोग आए, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। डॉक्टर ने बता दिया कि इंसान सुबह तक जिंदा नहीं रह सकता है। तो रात को 12:30-1 बजे दूसरी जगह पे भगाया, और 2 अढ़ाई घंटे का रास्ता होता है पेट्रोल लाने के लिए, क्योंकि आजू बाजू में सब लेबोरेटरी बंद हो गई थी। और उसकी वजह क्या हुई थी, हम लोग 2 घंटा दूसरे जो छोटी हॉस्पिटल में वहां पे गए थे, तो 2 घंटा हमारा बिगड़ गया। और उन्होंने दूसरी हॉस्पिटल का लिख के दिया था, तो वहां पे हम लोग नहीं गए, और हमारी जो पहचान थी वहां पे गया था। तो आज भी ईमानदारी, इंसानियत है। तो वो डॉक्टर हमारे पहचान के थे, और वो मेरे भांजे ने जाके बोल दिया कि हम तुम्हारे पास आए हैं और ये चिट्ठी है, और हम दूसरी जगह पे जाने वाले नहीं है, पहले तुम। वो डॉक्टर ने ओटीपी में जगह नहीं थी, सॉरी, बेड पे जगह नहीं थी आईसीयू में, तो ओटी में मुझे डाल दिया, ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया। वो उधर 2 ऑपरेशन थिएटर थे, एक छोटा था एक बड़ा था, तो जगह नहीं थी तो मुझे ओटी में डाल दिया। बोले सुबह कुछ भी करेंगे इसका, उसका ट्रीटमेंट चालू करो। एक पैसा नहीं मांगा, ट्रीटमेंट चालू किया। तो रात को 3 बजे बोला, 3 बजे वो लोग घाटकोपर से आए। मलाड से घाटकोपर बहुत लंबा होता है, जो सुन रहे होंगे उनको पता होगा, बॉम्बे रहते होंगे तो। मलाड से घाटकोपर बहुत लंबा होता है। तो बाइक से 2 जन गए, वो डॉक्टर ने बोला कि बाइक कुछ व्हीकल है क्या, बोले हाँ बाइक है, नहीं तो मैं कर देता हूँ। कर दिया। हम लोग बाइक पे 2 जन गए, मेरे भांजा और 2 जन। रात को 2:30 बजे आए, ट्रीटमेंट की। और फिर डॉक्टर ने बोला कि, और जाने उसी टाइम बोल दिया था कि सुबह का इसका कोई भरोसा नहीं कि सुबह निकालेगा कि नहीं, अभी का भी तुमको जाना ही पड़ेगा। मेरे भांजे ने बोला सुबह जाएंगे चलेगा, बोले सुबह तक ये जिंदा नहीं रहेगा। रात को ही भगाए। 3 बजे ट्रीटमेंट खत्म हुई, फिर डॉक्टर ने बोला सब चले जा, किसी की जरूरत नहीं, एक दिन वापस आ जाना बस। एक पैसा नहीं मांगा था। 10 दिन में आईसीयू में था, और मैं जिंदा बचा मरने में से। तो दूसरा किस्सा मेरा। फिर जो मुझे दोस्तों ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी का वो भी बात किया, तो बोल रहे नहीं इसको तो, वो तो साथ में चलेगी उसकी, उसका आप टेंशन मत लो, उसको जीने दो, अपने अपने मन से जीने दो, उसको खुशी से जीने दो, बोले अपने मन से जीने दो, खुशी से जीने दो, जैसा जीता है वैसा जीने दो, तो उसको उसके बारे में टेंशन मत दो, वो उसके साथ में चलेगी। तो उसी टाइम पे फिर 10 दिन के बाद जब हिसाब किया, तब डॉक्टर को पैसा दिया, नहीं तो डिपॉजिट नहीं, कुछ नहीं, सब लास्ट में हिसाब किया। तो डॉक्टर ने सामने से बोला कि अभी तो तुम घर पे जाओ, अभी हम तुमको एक दिन भी नहीं रखेंगे, आपको जाना पड़ेगा घर पे। बिल पैसा बढ़ गया है क्या, तो रखूँ मैं? बोलता है, नहीं, नहीं तो सर जनरल वार्ड में डालो अगर और रुकना है तो। मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा, नहीं तो आज तो बोलेंगे 2 दिन ज्यादा रुको, 2 दिन ज्यादा रुको। 2 दिन ज्यादा रुको, और जाते ही पहले पैसे आप जमा कराओ, तब जाके ट्रीटमेंट शुरू होता है। बिल्कुल। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कही कि आज भी इंसानियत जिंदा है, और वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की वजह से ये हमें काम आती है। तो आपकी बिल्कुल। जिंदगी का कोई एक ऐसा लम्हा जिसको आप कहें कि मेरी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत लम्हा था? हाँ, मतलब मैं समझा नहीं, खूबसूरत मतलब कैसा खूबसूरत? मतलब खूबसूरत मतलब कोई खुशी। ऐसा खु, यादगार, वो जरूरी नहीं कि किसी लड़की के साथ हो, वो कोई भी मूवमेंट हो सकता है, आपके दोस्त के साथ, आपकी माँ के साथ, बहन के साथ। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको मैं बहुत ही अच्छा हाँ, फील होता है, देखो, आपका दिल बहुत तक भर जाता है, या कहें कि उस बहुत लम्हे को कहें कि यार जिंदगी में बस इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए।
बहुत सारे लम्हे हैं मगर मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ सर। कोई थोड़ा कोई शॉर्टकट में दिक्कत बता, तो थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। शॉर्ट में बता देता हूँ, किसी को समझ में आएगा किसी को नहीं आएगा। एक मेरे पहचान के थे, उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो आज कोई नहीं कर सकता। ये दोस्त जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे थे। और शॉर्ट में बताऊँ ना, तो जिसको बोलते हैं ना कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। यहाँ पे मैं देखो कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ सेक्स की बात नहीं हो रही, छूने की बात भी नहीं हो रही, मगर उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि बोलते हैं ना कि समझो कि किसी का शादी हुआ, 6 महीना 12 महीना साथ में रहे और फिर डेथ हो गई एक जन की, फिर वो अकेला इंसान कैसे जीता है उसकी यादों के साथ में। तो वो मुझे फील हो रहा है आज भी। तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया था, आज भी वो इंसान इधर जिंदा है, तो इतना प्यार दिया था, आज भी हम लोग, इतना प्यार दिया था मुझे। शॉर्ट में समझ जाओ, समझे कुछ। इतना प्यार दिया, मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। अगर लाइव में मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ कौन है क्या है। आज भी हमारी बात होती है, सब कुछ होता है, तो फैमिली में भी रहते हैं, सब कुछ है, मगर वो उन्होंने जो मेरे लिए किया है किसी ने नहीं किया। वो लम्हे तो मेरे साथ बहुत। मेरी एक दिन, शॉर्ट में आपको बताता हूँ, मेरी एक दिन तबीयत के बराबर नहीं थी। तो चोट, ये मेरे भाई की भी बात नहीं है, दूसरे ही है मेरे पर्सन। भाई तो मुझे पता ही है कि मैं, मुझे चोट लगती है तो उसको दर्द होता है, उसको चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है, राम के जैसे। मगर ये जो पर्सन है अभी भी, वो ऐसे थे कि मेरी तकलीफ देख के उसकी आंखों में आंसू आते थे और मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे। और पैसे की भी ये नहीं कि पैसे की लालच, कुछ भी नहीं देता था तो भी नहीं लेते थे। बस आपका प्यार चाहिए ना, वो मुझे इतना प्यार दिया था, कैसे कभी नहीं भूल सकता हूँ, मैं मरूंगा तो। और मैं ये बात किसी को शेयर नहीं की, मेरी फैमिली का, मेरे भाई, किसी को भी पता नहीं किसी, उतना मुझे प्यार दिया। तो मुझे आज बोल रहा हूँ कि मैं अकेला जी सकता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हैं, संदर्भ में मेरे साथ बहुत ऐसे लम्हे हैं तो वो मुझे जिंदा रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने शांतिलाल जी। हमारी जब और उम्मीदें सब जगह से खत्म बिल्कुल, हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हमारी सब उम्मीदें खत्म हो जाती है, टेंशन बहुत हो जाता है, मगर मैं तो उम्मीद रखता ही नहीं। सामने से मिल रहा है तो प्यार लोगों का, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा नेचर ही ऐसा है, तो लोग सामने से ही प्यार देते हैं। उन्होंने भी मुझे सामने से ही सब कुछ प्यार दिया था, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे कोई चीज। हालांकि वहां तक था कि मेरे घर के अंदर वो आते थे, मुझे नहीं पूछते थे कि मुझे एक खाना चाहिए, किसी अपने हाथ से निकाल के खा लेते थे, मुझे पूछते भी नहीं थे। तो भी मैं नहीं बोलता था कि तुम अकेले खा रहे हो, मुझे क्यों नहीं पूछ रहे। वहां तक हमारा प्यार। बिंदास जो चाहिए वो ले लो, अपना घर समझ, कोई शिकायत नहीं। वो खा बहुत कभी कभी तो अच्छा। कभी कभी तो खाने के बाद मुझे बता देते कि तुम्हारा ये रखा था ना, मैंने खा लिया है। तुम्हारे और कभी क्योंकि आप आप दोनों ने कभी ये आप सोचा ही नहीं कि ये मेरा है या तेरा है। आप दोनों ने हम्म, सब कुछ जो भी समझा कि वो हमारा ही है। उन्होंने कभी ऐसा आप एक सोचा ही नहीं कि आप अलग और हो। और वो भी आपको और एक बात बता देता हूँ। एक बार वो खा रहे थे, मैंने अब उनके लिए रखा था और मैंने उसमें टेस्ट भी नहीं किया था। हलवा था गाजर का, मैंने उनके लिए रखा था स्पेशल, मैंने ही बनाया था, मैंने टेस्ट भी नहीं किया था और उनके लिए रखा था। हाँ, मैं सॉरी, मैं, हाँ, बनाया था शाम को, और वो शाम को नहीं आए थे तो मैंने उनके लिए रख दिया था, बोला सुबह खाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा खाया था शाम को, और फिर मैंने कैसा बनाया क्या कर चेक कर फिर उनके लिए मैंने रख दिया। और मैंने बताया कि इधर पड़ा है, आप ले लेना। तो लेके सीधा खाने को लगे। फिर मैं उनको बोला कि इसमें से आधा बचा ना। बोलते क्यों, मतलब वो बाद में बताऊंगा मैं आपको क्यों, इसमें आधा बचा ना। बोलते मैंने तो जूठा कर दिया। मैंने उनके हाथ से छीन लिया और उनके सामने खाने को बैठ गए। इसको प्यार कहते हैं। लोग दुनिया अलग से प्यार से मतलब निकालती है। और हम कभी साथ में खाने भी बैठते थे ना, मेरी थाली में आधी रोटी उसके डालता था, वो अपनी सारी थाली में आधी रोटी मेरे में डालता था, जूठी। वो अब क्या चाहिए इंसान को। ऐसा थोड़ी है कि जिसमें साथ में मिलेंगे तो जिंदगी चलती है।
मैं तो प्यार का मतलब ही अलग है मेरे लिए तो। बिल्कुल शांतिलाल जी, होना भी यही चाहिए। आजकल तो प्यार नहीं है, आजकल तो कुछ और ही चल रहा है। वो प्यार तो है ही नहीं है, आजकल बस जिस्म का खेल चल रहा है। प्यार बिल्कुल। तो रूह से होता है, उसके लिए जिस्म को पाने की बिल्कुल। ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी उनका कभी फोन आता है, मैं फोन करता हूँ, वो बिल्कुल सेठ रहते हैं, तो मैं अब रोता हूँ, बात नहीं कर पाता, तो फिर मैं बोलता हूँ मैं बाद में फोन करता हूँ। मैं तो उनको कभी बताता ही नहीं हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कैसे होती, क्या मैं तो कुछ भी हो जाएगा तो। और वो कभी बता बिल्कुल देते तो मैं शांति। बोलता हूँ। और एक आप शांतिलाल जो जी, बोल रहे थे, अभी जी, जी। और एक किस्सा बता देता हूँ जी, जी। कि मैं छोटा था, बहुत शरारत करता था, तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी, बहुत मारती थी, पड़ती थी। तो उस टाइम पे मैं शरारत बंद की, वो बता देता हूँ आपको कि मैं शरारत मेरी कैसे बंद हुई। तो एक बार मेरे को मम्मी ने मारा था, लकड़ी टूट गई तब तक मारा। तो मेरे बाजू में एक मेरी दादी थी, वो आई, बोलती है बच्चा मर जाएगा, उतना तुम मार रही है, लकड़ी टूट गई, तुमको शर्म आई कि नहीं। और मेरी मम्मी उनकी बात मानती थी, तो उस दिन से मम्मी उनकी भी बात भी नहीं मानी। बोलती है मेरा बच्चा है, तुम कुछ भी करो, आप अपने घर पे जाओ। उतना मुझे पीटा। और उसके थोड़े दिन के बाद, तो भी मेरी शरारत बंद नहीं हुई थी। फिर मम्मी चिल्लर रखती थी ना, तो मैं उसमें से, वो टाइम पे तो पाँच पाँच दस पैसे का भी जमाना था, तो मैं उसमें से 5-10 पैसा लेके, मेरी चॉकलेट खाने का शौक, तो मैं उसमें से निकाल लेता था। तो चॉकलेट खाता था, मम्मी को पता चल गया। और शरारत तो करता ही था, बोलते बाहर दूसरे का काम करता है, बाहर लोगों का गाँव का काम करता है, सब गाँव के में काम करता था। गाँव में मैं 4 साल का था ना, और फोर्थ में पढ़ता था ना, तब मैं सब गाँव में लेटर लिखने को जाता था सबका, और मुझे बहुत प्यार देते थे सब। गाँव में कोई ऐसा नहीं होगा उसका, उनका मैंने लेटर नहीं लिखा होगा, उनके बच्चे के लिए, बेटे के लिए या बेटी के लिए, या किसके लिए। और बहुत प्यार देते थे छोटा था। और 4 साल का था तब मैं खिचड़ी बनाने को सीखा था। मम्मी पापा गाँव में जाते थे, खेत में जाते थे, तो वो टाइम पे सीखा था। और कपड़े धोने का भी उसी टाइम पे सीखा था। मतलब कि मैं घर पे छोटा था, मेरी तीनों बहन बड़ी थी, उनकी शादी हो गई, बाद में भाई बॉम्बे गए, तो मैं लड़की का काम पूरा मैं करता था, घर का पानी भर के आने का, तालाब से, फावड़ी से, तो मैं मट्टी का, हम लोग पैसे वाले तो थे नहीं, तो मट्टी के बर्तन देते थे, एक तो घर का काम भी करने का, ऊपर से मट्टी का बर्तन टूट गया तो मम्मी पापा का मार भी खाने का। आज कौन खाएगा। एक तो नहीं, काम हम भी तो करने आज का, भी करते हैं। लकड़ी बन के, लड़की बन के काम भी करने का। तो आपको पता है, आप गाँव में रहे तो आपको पता होगा, जिनके घर पे छाछ बनती थी, छाछ लेने के लिए लड़की लोग जाते हैं, तो हाँ, हाँ। लड़की के लोगों के साथ मैं लाइन लगाता था, पीछे छुपा के रखता था बर्तन मट्टी का, लड़की लोगों के साथ लाइन लगाता था, लड़का होते ही। और पानी भी, बनिया पनियारी भरने को जाती है, तो मैं उनके साथ में पानी भरने को भी जाता था। एक एक यादें इतनी है, वही तो मुझे जिंदा रखती है। और मैंने मम्मी का जो बता रहा था, उसमें क्या हुआ, दूसरी बार एक ऐसा हुआ था, मैं बहुत सारा वो पैसा मतलब निकाला, मैं चॉकलेट खाता, मम्मी को पता चल गया। मम्मी को बहुत गुस्सा आया, थोड़ा हाथ पाँव बांध दिया, बोलते अब बोल क्या करेगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसा को ऐसा ही। तो उसने ने वो खींटी पे लटकाया, वो लोहे की खींटी गाड़ी आती थी ऐसी, वो टाइम पे वो बेड़ा उठाते उसके नीचे रखते थे, आपको पता पता है, वो कांचे का रहता था बनाया हुआ, क्या? वो उसको लटका, कांचे का एक गोल आता था, मटके के नीचे रखते हैं ना, काथा हाँ, हाँ, हाँ। काथा का बनाया हुआ आता था, ये खजूरी का बनाया हुआ आता था, वो हम लोग इंडोनी बोलते हैं उसको, गुजराती में इंडोनी बोलते हैं हम लोग, गोल अच्छा, रहता है। अच्छा। तो वो मटका किस रखने के लिए काम में आता था वो? क्या करते पानी थे का, उसमें? पानी भरा हुआ जो मटका रहता है ना बड़ा, उसके नीचे रखने हाँ। के लिए स्टैंड, अच्छा, 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 अच्छा। वो कांचे का रहता था। तो वो लटकाने के लिए खींटी बनाया हुआ था, तो उसका मोटा ऐसा रहता है, राउंड ऐसा बड़ा रहता है कि वो अंदर बैठ जावे, जैसा ज्यादा मोटा रहता है खींटी, ऐसा मोटा खींटी रहता है, और ये अंदर बैठ जावे ऐसा। तो रस्सी बांध के ऊपर लटकाया मम्मी ने, तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सुबह का टाइम था, चूल्हा जल रहा था, लकड़ी से जलती हुई लेके आई, बोलती ये ले, कितना टाइम लगेगा जलाने में, अब क्या करना है। उस दिन मेरी सब शरारत छूट गई, बोला नहीं अभी मैं शरारत नहीं करूंगा, सीधा बच्चा बन के जीऊंगा, और सब काम घर का करूंगा। और एक कुछ चौथ फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ में था मेरे ख्याल तब की बात। मगर और मैंने आप तो वाकई बहुत शैतान थे। बहुत शैतान था, बहुत शैतान, शैतानी बहुत करता था। अरे जंगल में और घूमने मार को भी जाता बहुत था, खाई है। जंगल में घूमने को जाते थे ना, 2-2 घंटा जाते थे बिना चप्पल से, और घर पे कुछ पता नहीं कि हाँ। कहाँ गया। फिर आके पिटाई।
तालाब में नहाने को जाते थे ना, सुबह 8 बजे जाएगा, दोस्त लोग आएंगे, और तालाब लंबा कितना था, 200 मीटर, 300 मीटर की जितना ही, हमारे घर से 300 की 400 मीटर की जितना ही। तो जैसे अभी आके नहा के आया हूँ, रास्ते में दूसरे दोस्त मिल गए, चलो वापस, वापस आया, वापस मिले, दूसरी बार जाओ, 4 4 बार 2 2 घंटे में नहा के आता था। तो घर पे राह देख रहे, कभी तक आया नहीं, फिर आके घर वाले पिटाई, इंतजार करते रहे। तो पिटाई, फिर पिटाई। तो कभी कभी स्कूल का टाइम ही हो जाता था, तो और ज्यादा पिटाई, ज्यादा पिटाई। बहुत सो मम्मी नाइस। मारती थी, बहुत कितनी मम्मी मुझे प्यारी मार, यादें हैं। अब बहुत तो उन मम्मी बातों को याद मारती थी। करते हैं ना, मार को याद करते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। फिर भी मैंने मम्मी को वादा किया था कि मम्मी, मैं आपको संभालूंगा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और मैंने उनको, सच्ची में आज मेरी सिस्टर लोग भी बोलते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने खाना बनाया था ना, लोग रोटियां देखने के लिए आती थी मेरी, कि ये कैसे रोटी बनाती है। और मेरी मम्मी क्या बोलती थी मेरी सिस्टर को पता है, मेरी 2 रोटी उनको, उसको बनाने दे, उसके जैसी रोटी तू नहीं बना पाएगा, तुम नहीं बना पाओगे। ओह, सच में। और जाते जाते आपने मेरी जो मम्मी भी बोली थी। किरदार निभाया बहुत बखूबी निभाया। और इसीलिए हर कोई आपसे प्यार करता है, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं उसको। दिल से आप करता ये हूँ, नहीं वो सोचते मेरा कि है। ये मैं करूंगा या नहीं, मैं लड़की हूँ या लड़का काम हूँ। काम करने के लिए मैं नहीं करता हूँ, जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ। मैं चोटी भी बांधा था, एक बार क्या हुआ था, गेस्ट आए थे मेरे घर पे, मैं घर पे बैठा था, मेरी बहन के साथ में दूसरे लेडीज गेस्ट थे दो। तो मैं, संडे था, तो मम्मी को तेल डाल के चूड़ा बना रहा था 3 बजे। तो बहन को तो मालूम था, मम्मी को भी मालूम था, फिर भी वो गेस्ट आए तो वो बोलते शर्म आ रही है, तेरा भाई काम कर रहा है, तू बैठी है, अच्छा नहीं लगता। तो बहन ने बोला कि भाई हट जाओ, मेरे को करने दे। तो मेरी मम्मी क्या बोली, तो उसको करने दे, तू बांधेगी आधे घंटे में छूट जाएगा, वो बांधेगा सुबह तक नहीं छूटेगा। नहीं करने दिया उसको। और बर्तन भी बहुत घिसता था ना, अच्छा। बर्तन भी घिसता था। और मेरी मेरी बहन आती थी ना, तो क्या बोलती थी मम्मी मालूम है, तो रोज आने का तो कर, एक दिन आके उसको आलसी मत बना, रोज आएगी तो कर, एक दिन आके उसको आलसी मत बना, वो कर रहा है करने दे। आज दूसरा होता तो बोलते, अरे मम्मी एक दिन भी आराम नहीं करने को दे रहे हैं हमको। आप भी आपके बच्चे को बोलते होंगे, अरे एक दिन तो आराम करने दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो, तो फिर भी मैं कभी मम्मी को ये नहीं किया कि मैं गुस्सा करूं। और लास्ट में तो आपको क्या बताऊं, मम्मी याददाश्त भी थोड़ी चलेगी, थोड़ा वक्त लूंगा प्लीज, जब आप इतना वक्त दिया तो ज्यादा नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में तो उनकी थोड़ी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। तो सुबह सुबह में उनको चलना फिरना तो बंद हो गया था ना उनका, बेड रेस्ट से। तो मुंह धुलवाते हैं ना, ब्रश करवाते हैं वो सब। तो वो करवा के हो गया, कॉफी भी पिला दिया। फिर बोलती है, अरे अभी तक मेरे लिए कुछ किया ही नहीं तूने, मुझे पानी नहीं दिया, ब्रश नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, और तेरा करवाने का है कि नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी। तो फिर मैं बोलता था, एक बार बोलता था, कहाँ मैंने मम्मी सब करवा दिया, ऐसा ये किया वो किया, बोलते नहीं तू झूठ बोल रहा है। मैं बोला ठीक है। और मेरे बाजू वाले सुन रहे, सब देख रहे। दूसरी बार उनको मुंह धुलवाया, दूसरी बार कॉफी बना के दिया, सब कुछ किया। तो बोलते हैं ये इंसान कैसा है, उनको गुस्सा भी नहीं आता, मम्मी बोलती है। फिर उन्होंने कबूल किया, मेरी मम्मी वो गई उसके बाद, यस, उन्होंने आजू बाजू वाले ने भी कबूल किया कि तुम्हारे जैसी सेवा तुम एक लड़का होकर भी किया, हम नहीं कर सकते, लेडीज होकर भी, तो तुमने किया है वो। तो उन्होंने तो सब देखा है ना, आजू बाजू वाले ने। रात को तीन बिल्कुल बजे वो भी हर कपड़ा चीज देखते भी। रात को 3 बजे भी कपड़ा धोने के लिए, गंदा हुआ कपड़ा धो के सुखा दिया। अच्छा, सुबह सरवन की राह नहीं देखता था, तो सुबह बाई आएगी वो धोएगी। उन्होंने वो सब देखा था। और मम्मी भी फिर थोड़ा टाइम के बाद आता है, बोलते यार तूने सब कुछ करवा दिया, मैंने दूसरी बार कॉफी दिया, मुझे याद आया तू ये कर रहा था, फिर तू बोला था कि 2 मिनट के बाद करवा देता हूँ, वैसा मुझे याद है, फिर तू बना के क्यों दिया, मेरे को नहीं बनाना चाहिए देना। तो ऐसा भी बोलती है। मैं बोला कोई बात नहीं, आने दो। सच में शांतिलाल जी, आप सहन तो, शक्ति की अगर तो बात करें तो आप में इतनी सहन एक, शक्ति किसी में भी नहीं एक होगी। बात एक ही बात बताता हूँ, जाने के टाइम लास्ट में वो मम्मी मुझे बोली थी कि आप दोनों का बेटे जैसा सबको बेटा मिले, ये सबसे बड़ी सर्टिफिकेट मेरे लिए। मेरी मम्मी ने यही सब सबसे वर्ड बड़ा बोले थे बोल मेरे, रहा के लिए नहीं बोला था। मेरे भाई भी करते थे मुझे हेल्प, ऐसा नहीं है, फाइनेंस तो वही करते थे ना, अगर भाई घर पे बैठते थे तो फाइनेंस कैसे पूरा करते थे हम लोग, खर्चा कैसे पूरा करते थे। तो मम्मी ने ये बोला कि तुम्हारे दोनों बेटे जैसा, मैं तो फिर भी मम्मी को सामने जवाब देता था, कुछ भी बोल देता था, और रुलाता भी था कभी कभी। और मेरे भाई तो एक वर्ड्स नहीं बोले कभी जिंदगी में, लाइफ में। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो आधा शर्ट पहना है ना, मेरे मम्मी जिंदा थे ना, हाफ शर्ट कभी पहनने को नहीं दिया है। बोलते तुमको कपड़ा नहीं मिल रहा है क्या।
अभी मैं पहनता हूँ टी शर्ट, आप वो टाइम पे ये सब काम कर रहा था मम्मी का। अभी जो बता रहा हूँ आपको, सब काम कर रहा था तो भी हाफ शर्ट पहन के नहीं करता था, फुल शर्ट पहन के था करता था। ऊपर ऊपर बार बार परेशानी होती थी तो भी हाफ शर्ट पहनने को नहीं देती थी मम्मी मुझे। फिर भी मैं उनकी उनको पता भी नहीं चलता था, वो तो अभी इतना कुछ ये भी नहीं करते थे, फिर भी नहीं, उन्होंने बोला ऐसा जीना है मतलब जीना है। हाफ शर्ट ही नहीं पहनता था, अभी वो मम्मी के जाने के बाद पहन रहा हूँ। फुल शर्ट पहन के उसको ऊपर कर दो। और हमारे 5 भाई बहन में कभी मम्मी को तू करके हम लोग नहीं बोलते थे, आप। मगर वो लास्ट में जो उन्होंने बोला कि, और वो उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि बेटा तूने सब बेटी बन के सब कुछ किया, अगर तू नहीं होता तो मेरा क्या होता था। तो बस अच्छा मेरे अच्छा। लिए वो सर्टिफिकेट, मेरे लिए दुनिया की सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए किसी की, कि मैं आर्टिस्ट हूँ, कि वो हूँ, कि ये हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मम्मी ने जो दिया वो बस हो गया। बिल्कुल, इससे बड़ा अवार्ड किसी के लिए नहीं हो सकता। किसी वो बाकी के सब है वो दुनिया को दिखाने के लिए, मुझे नहीं चाहिए वो। मैंने क्या किया मुझे ही पता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया, मेरी बातें सुनी, मुझे पुरानी यादों में खो गए। और ये वीडियो आप सेव करना, ताकि मैं इसमें से मेरा। बिल्कुल, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर डालूंगी और आप सब दोस्तों को मैं बता दूं, स्माइल विद चंदा मेरा यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको मेरी कोहिनूर सीरीज जो मैंने शुरू की है, ये #4 है। और हर एक वीडियो, हर एक कोहिनूर की, हर एक दिल से निकली हुई वो कहानी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जाकर सबसे पहले स्माइल विद चंदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को भी मैं कल एडिट करके और वहीं पे पोस्ट करने वाली हूँ शांतिलाल जी, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत थैंक यू होइए, सो आप जब मच। चाहे वहां देख सकते हैं। और आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, आपने कभी हार नहीं मानी। चाहे आपकी मम्मी की तबीयत खराब के टाइम आपने कितनी सेवा की दिन रात बेटी की तरह, या फिर अपने शरीर में आने वाली तकलीफों को आपने बहुत अच्छे से फाइट किया। तो जितने भी दोस्त हैं, अपनी तरफ से जो भी आप शांतिलाल जी को कहना चाहते हैं, फटाफट से कमेंट्स में जाके फटाफट से हमें बता दीजिए। और आपको सीखना होगा कि आपके शरीर में या आपकी जिंदगी में आने वाली तकलीफों से हारना नहीं है, हमें यही सीखना है। जी और इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है, ताकि हम सब लोग यहाँ सीख सकें। इनसे थोड़ी थोड़ी हिम्मत भी अगर हमने लेनी शुरू कर दी, तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और आप सबने देखा कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आज भी कहते हैं कि मुझे जीना है, मुझे जीना है। और मैं इनको बहुत टाइम से जानती हूँ, ये अपने लिए ही नहीं थी, ये और लोगों को भी जीने में हेल्प कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी स्केच बनाते हैं, जैसे अगर मेरा भी इन्होंने बनाया था, अगर मुझे देखेंगे तो मेरे जैसा स्केच बना देंगे। बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट हैं ये। और मैम, अभी एक दो लेके बैठा हूँ, बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। जो हाथ में आया वो मैंने ले लिया है, उसमें आपका है कि नहीं पता नहीं, नहीं है शायद। सो नाइस, देखिए ये हूबहू जिस इंसान को देखेंगे उसी के जैसा स्केच बना सकते हैं। और और वो भी तब फोटो जब के ये ऊपर ठीक से ना बैठ पाते ना खड़े हो पाते। ये इनका ये इनका बेटा है ना, वो आर्मी में, मिलिट्री में। उन्होंने ऑर्डर दिया था तो बोला बना के रखता हूँ, कभी भी आपको टाइम होगा तो मैं सेंड कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और ये हमारे एक ख्यालों का सफर जो पेज है, उनके होस्ट थे, उनका बनाया था। मैं अभी उनकी बर्थडे थी तो उनको गिफ्ट किया है, अभी तक मेरे पास ही है, बहुत मुझे अच्छा। उसको भेज दूंगा मैं उनको। सो थैंक यू सो नाइस। मच। और अभी मैं ये भी देख रही हूँ कि पहले से अब आपका हाथ भी बहुत साफ हो चुका है, हाँ। पहले की बजाय अभी बहुत क्लैरिटी आ रही है आपके। मैं आपके सारे नोटिस करती हूँ, आपके प्रोफाइल भी मैं हमेशा हम्म, देखती हूँ। तो हम्म, मैंने ये नोटिस भी किया है, स्टार्टिंग से अब में काफी अंतर आ चुका है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। और आप ये देखिए, जो इंसान खड़ा नहीं रह सकता ठीक से, उस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इनको थोड़ी वैसी प्रॉब्लम होगी कि ये खड़े नहीं हो सकते, लेकिन अभी मैं शांतिलाल जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्या आप हमारी ऑडियंस को अभी यहाँ सामने कैमरे के सामने खड़े होकर दिखा सकते हैं कि आपका बॉडी पोस्चर जब आप खड़े होते हैं तो कैसा होता है, कितना हाँ स्ट्रगल आप दिखाता हूँ अपनी मैं, लाइफ में। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं जरा। मुझे एयरफोन निकालना पड़ेगा तो, क्योंकि आप बोलेंगे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। कोई बात कमेंट ऑफ कीजिए 1 मिनट के लिए। नहीं। जो इंसान ठीक से बैठ नहीं सकता, ठीक से खड़े नहीं हो सकते,
उस इंसान की हिम्मत की कहानी आज आपने सुनी, तो मुझे यकीन है कि आप इसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे और अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को आप बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत हिम्मत के साथ आप फाइट करेंगे और विजयी होंगे। जहाँ डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि जिंदा नहीं रह सकते, वो इंसान देख खड़े नहीं हो पा रहे। आप ये देखिए कि वहां तक गए हैं कि वहां पे थोड़ा सहारा लेके और वो खड़े हो सके। आप सब देखिए, एक ऐसा इंसान जो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, पैरों पे खड़े होना तो दूर की बात, जो सीधे भी खड़े नहीं हो सकते, उनकी कहानी आपने सुनी। आपको सुन के लग रहा होगा कि कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी आपने देखा कि कितना सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीने की इच्छा खत्म नहीं हुई, फिर भी दूसरों की मदद करने की इच्छा खत्म नहीं हुई। तो आप सब लोग तो इनसे तो बहुत बेहतर है। फिर क्यों जिंदगी में जीने की उम्मीद खत्म हो गई, या फिर आप क्यों दूसरों की हेल्प नहीं करते? आप इस लायक हैं कि अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके और लोगों को जीने में हेल्प कर सके। फिर क्यों उम्मीद खोकर बैठे हैं? मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी दोस्त यहाँ पर हैं कि जाकर फटाफट से शांतिलाल जी को फॉलो कीजिए, इन्हें सपोर्ट कीजिए। और इनसे मैं ये इनको कोई पैसे की जरूरत नहीं है आपसे कि मैं ये कहूँ कि आप इनको ये दीजिए, बट आप इन्हें सोशल मीडिया पर इनकी प्रोफाइल आप शेयर कीजिए, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं कीजिए और इनकी हेल्प कीजिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे लाइक शेयर करके। उसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें। और बहुत अच्छी स्केच बनाते हैं, बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट हैं। तो अगर किसी को भी अपना बनवाना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम सगुन के तौर पर एक प्राइस रखा हुआ है, ये आपको पोस्ट कर देंगे बना करके और आप इनको पेटीएम कर देना, तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर जिस भी दोस्त को बनाना हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जाकर के सर को डीएम करें और अपने लिए जो भी स्केच आपको बनवाना हो ये बनाकर आपको पोस्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुक्रिया। शांतिलाल जी, आपकी हिम्मत के सामने हम बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी आपने इतना वक्त दिया और इतनी हिम्मत से जिंदगी जी रहे हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो चलो थैंक अभी यू मैं सो कुछ मच। रुको 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 कुछ सुनाता हूँ मैं, चलो। जी फिर जी। फिर बात करो, वाइंड अप करो। जी जी। तेरी क्या गया, जिंदगी की यारी में सब कुछ गंवा के नया हुनर ढूंढ रहा हूँ। जिंदगी की यारी में सब कुछ गंवा के नया हुनर ढूंढ रहा हूँ। और अभी तो मैं लिखता भी हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ लोगों को मिलके इस ख्यालों का सफर को पेज को होस्ट करके। जिंदगी की यारी में सब कुछ गंवा के नया हुनर ढूंढ रहा हूँ। बैठकर आईने के सामने खुद को ढूंढ रहा हूँ। बैठकर आईने के सामने खुद को ढूंढ रहा हूँ। बरसों बीत चुके तेरी यादों के गम पिए, जो पुरानी यादें आज आज आपने ताजी करवाई सब, थैंक यू सो मच। बरसों बीत चुके वो यादों के गम पिए, अब तो रातों के अंधेरे में ख्वाब ढूंढ रहा हूँ। अब तो वो मेरे लिए सपना ही है ना। न चल पाता हूँ, न बाइक चला पाता हूँ। स्विमिंग में नंबर वन था मेरा। स्विमिंग में नंबर वन था मेरा 8 लड़के लोगों में। क्या बोलूं मैं। आज भी मुझे स्विमिंग का मन हो रहा है, मगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँ सच्ची में। नहीं तो आज भी मुझे स्विमिंग में मुझे कोई सपोर्ट मिल गया तो स्विमिंग में आज भी मैं नंबर वन पे आ सकूं। फिर मैं मेरा तो हेल्थ भी थोड़ा, हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है क्योंकि वो पहले जैसा नहीं है अभी। बरसों बीत चुके तेरी यादों के गम पिए, अब तो रातों के अंधेरे में ख्वाब ढूंढ रहा हूँ। थामा था हाथ वक्त ने एक दिन, अब वक्त के सहारे गुजरी उम्र ढूंढ रहा हूँ। अब वक्त के सहारे गुजरी उम्र ढूंढ रहा हूँ। वक्त देखकर जमाना गिराते चला, वक्त देखकर जमाना गिराते चला। उठ कर धूल झटक कर अब कामयाबी का सफर ढूंढ रहा हूँ। उठ कर धूल झटक कर अब कामयाबी का सफर ढूंढ रहा हूँ। लोगों की सोच लोगों को मुबारक, लोगों की सोच लोगों को मुबारक। जिंदा हूँ जानकर हौसले की नजर ढूंढ रहा हूँ। जिंदा हूँ जानकर हौसले की नजर ढूंढ रहा हूँ। प्यासे को पानी कौन पिलाता है जान में, प्यासे को पानी कौन पिलाता है जान में। प्यार की दो चार घड़ियां ढूंढ रहा हूँ। प्यार की दो चार घड़ियां ढूंढ रहा हूँ। हक का मिल जाए तो शुक्र गुजारू खुदा का, हक का मिल जाए तो शुक्र गुजारू खुदा का। वरना बनकर सुदामा, वरना बनकर सुदामा कृष्ण जैसा सखा ढूंढ रहा हूँ। वरना बनकर सुदामा कृष्ण जैसा सखा ढूंढ रहा हूँ। और कृष्ण जैसा सखा मुझे मिल गए तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं खाली मैसेज भेजता हूँ, हेलो हाय, तो सामने से फोन करते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है। बहुत अच्छे शुक्रिया। शांतिलाल जी, बहुत अच्छे। आप बहुत ही अच्छा लिखते हैं और भगवान ने शुक्रिया। आप में इतना सारा टैलेंट दिया है, और इसीलिए
उन्होंने जान लिया था कि आप इतने मजबूत है कि हर एक मुश्किल को आप पार कर लेंगे, और आपने कर भी लिया। आज भी देखो, किसी को भी इस चीज के बारे में सोच नहीं पाएगा कि मैं स्विमिंग कर पाऊं। इनकी बॉडी इनको साथ नहीं दे रही, इतनी प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि अगर मुझे सपोर्ट मिल गया तो मैं स्विमिंग में फिर से जाना चाहूंगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो जिंदा दिली और जीने की इच्छा को दिखाती है। वरना अक्सर लोग जिंदा हैं लेकिन अंदर से मर चुके हैं, वो सिर्फ चल रहे हैं दिखाने के लिए जिंदा है, बट जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं। लेकिन आपके मैम अंदर जब वो। जब स्विमिंग करता था ना, 2 माले तक पानी था ना, वहां पे उड़ी मारा हुआ है मैंने। वाह, वो भी वहां से उड़ी मार के तैर के सामने के पार गया हूँ, एक बार नहीं कई बार। बहुत इतना अच्छा। स्विमिंग का इतना स्विमिंग का शौक था मुझे। आपकी कहानी सुन के मैं बोल तो कुछ नहीं पाई, बट मेरा गले में दर्द हो गया, जैसे गला भर जाता है ना, वैसा हो गया मैं सुन के समझ ना। समझ एक एक समझ शब्द सकता आपका मैं महसूस कर पा रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरा सुन के। सच में शांतिलाल जी, आप बहुत महान है, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। हम सबका साथ, हम सबका प्यार आपके साथ है, और आप थैंक यू अपनी सो मच। हिम्मत को ऐसे बढ़ाते रहिए, हम सब में अपनी हिम्मत बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू गाइज, आप सब इतने पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं इसको अभी यूट्यूब पर अपलोड करूंगी कल, तो आप सब वहां जा सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी हम जुड़ सकें। और अगर आप लोग किसी भी ऐसे कोहिनूर को जानते हैं जो कोई भी फिजिकल चैलेंज को एक्सेप्ट करके भी अपनी जिंदगी से मुकाबला कर रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी जिंदगी की कहानी आप सबके सामने लेके आऊंगी। तो प्लीज से हमारे साथ बने रहना, और थैंक यू सो मच। शांतिलाल जी को पूरा सपोर्ट करना। मुझे भले ही अनफॉलो कर देना, बट शांतिलाल जी को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, उन्हें पूरा सपोर्ट कीजिए। थैंक थैंक यू यू सो मच, शांतिलाल, शुक्रिया। गुड नाइट। बाय बाय।